रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। सरमायाकारों की जानिब से दिलचस्पी देखी गई, खास तौर पे बैंकिंग स्टॉक्स में, सीमेंट स्टॉक्स में और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कराची स्टॉक मार्केट की, तो 100 इंडेक्स का इख्तिताम ग्रीन जोन से हुआ। 228 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 47,700 का लेवल था क्लोजिंग का। इंट्राडे की अगर बात करूं तो 100 इंडेक्स का लो लेवल 47,200 का था और हाई लेवल 47,700 का था। ओवरऑल आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट के अंदर 233 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। जाहिर सी बात है, जब हम देख रहे हैं कि करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन कमजोर हो रही है और हमारा रुपया अप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमने देखा कि आज मार्केट में आया। और फिर अनाउंसमेंट सीजन है, उसका भी एक इम्पैक्ट था ट्रेडिंग में हमने देखा। और इसी वजह से ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स ने खास तौर पे दिलचस्पी जाहिर की सीमेंट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट आज ग्रीन जोन में बंद हुई और तेजी देखी गई। अब मैं बात करूंगा इंडिया बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर की। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज भी हमने देखा कि इंडिया बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी रही। रुपी की वैल्यू अप्रिशिएट रही एज कम्पेयर टू डॉलर। इंडिया बैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता हुआ। हमने देखा था कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज गुज़िश्ते दिन हमने देखा था कि डॉलर जो है वो 282 रुपये 69 पैसे पे बंद हुआ था और इसमें 1 रुपये की आज कमी देखी गई और 281 रुपये 69 पैसे पर आज इंडिया बैंक मार्केट में डॉलर बंद हुआ। ओपी मार्केट में डॉलर अनचेंज रहा 281 रुपये 50 पैसे पर। जो गैप है जो 8% पे चला गया था वो डिक्रीज होकर इस वक्त 1% पे आ गया है इंडिया बैंक और ओपी मार्केट में डॉलर की कीमत का। ये बड़ी खुशहाइन बात है और आइंदा आने वाले दिनों में ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जिस तरीके से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और एक्सचेंज कंपनीज इंडिया बैंक मार्केट में डॉलर जमा करा रही हैं, तो इससे लिक्विडिटी क्रंच कम तो ज़रूर होगा और ऑब्वियसली इंडिया बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मजीद कम होगी। 250 रुपये की प्रिडिक्ट की जा चुकी है। इसके अलावा एक अहम बात आपको मैं बताऊंगा इस प्रोग्राम में कि पाकिस्तान की जीडीपी कितनी रहेगी। साउथ एशिया डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान का सबसे आखिरी नंबर है। यानी अगर मैं कंपैरिजन करूं पाकिस्तान का और श्रीलंका का कि पाकिस्तान और श्रीलंका की जीडीपी यानी इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार कितनी रहेगी, तो श्रीलंका चूंकि डिफ़ॉल्ट हुआ था 2022 में, उसके बाद उससे मौशी इस्लाहात की जीडीपी जब डिफ़ॉल्ट हुआ श्रीलंका तो -7% भी चली गई थी। फिर हमने देखा कि इस साल इस्लाहात की श्रीलंका ने और जीडीपी हमारी श्रीलंका की -3% हुई और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रवा माली साल के अख्ताम तक श्रीलंका की जीडीपी 1.7% रहेगी और पाकिस्तान की जीडीपी भी 1.7% रहेगी। यानी श्रीलंका और पाकिस्तान की जीडीपी रवा माली साल के अख्ताम तक बराबर रहेगी। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है और इस हवाले से साउथ एशिया वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की और पाकिस्तान का सबसे आखिरी नंबर है। पहला नंबर इंडिया का है, उसके बाद बांग्लादेश का है और उसी के बाद दर्जाबंदी अगर करते जाएं तो सबसे आखिरी नंबर पाकिस्तान का होगा। इस वक्त मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान अपना जीडीपी टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान का जीडीपी टारगेट है 3.5%, यानी इक्तिसादी तरक्की की शरह पाकिस्तान की रवा माली साल के अख्ताम तक 3.5% होनी चाहिए। वो अपना टारगेट मिस करेगा। 1.7% अगर पाकिस्तान ने जीडीपी का ये तखमीना हासिल कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। और इसके अलावा एक साल बाद पाकिस्तान की तरक्की क्या रहेगी, इस पर एक बहुत बड़े सवालिया निशानात उठ गए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर ने अपने एक वीडियो बयान में ये इंकशाफ किया है कि आज भी स्मगलिंग जारी है बॉर्डर पर और केमिकल स्मगल किया जा रहा है और उस केमिकल से नाकिस गैस तैयार की जा रही है जिसकी वजह से धमाके हो रहे हैं एलपीजी सिलेंडर्स में। और अगर ये स्मगलिंग केमिकल्स की नहीं रोकी गई तो ये धमाके होंगे, क्योंकि ये गैर म्यारी तौर का एक केमिकल है जिसको मिक्स करके सस्ती गैस एलपीजी में मिक्स करके सस्ती गैस बनाई जाती है और फिर इससे घरों में डोमेस्टिक लेवल पे धमाके होते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था कि एक सखर में एक धमाका हुआ था जिसपे कहीं जाने गंवा बैठे थे लोग। इसी हवाले से एक वीडियो बयान में इरफान खोकर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ईरानी बॉर्डर से पानी मिक्स खतरनाक केमिकल स्मगल किया जा रहा है जिससे आए रोज ये धमाके हो रहे हैं, जिससे मासूम जाने जा रही हैं, जिसका प्रेशर बढ़ाने के लिए CO2 मिक्स की जाती है। CO2 और ये पानी नमा केमिकल इंतहाई खतरनाक इंसानी जान के लिए है और इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए जब CO2 मिक्स की जाती है वो 1200 PSI प्रेशर होता है और आम जो सिलेंडर गैर म्यारी है, म्यारी भी हो तो उसको सिलेंडर बर्दाश्त नहीं करता और पड़ा सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। अभी जो सखर में 9 जो मासूम जाने गई हैं और आए रोज ये हर घंटे में 2 धमाके हो रहे हैं और मासूम जाने जा रही, इसका कौन जिम्मेदार है? फौरी तौर पे स्मगलिंग को बंद किया जाए,
वरना हम सरापा एहतजाज होंगे और मुल्क गिर में LPG गैस की सप्लाई मुकम्मल बंद कर देंगे। मुल्क भर की तरह कराची की ताजिर बरादरी भी शदीद मखमसे में मुब्तला है और उसका ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में कारोबार कैसे किया जाएगा कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा किया गया, बड़े पैमाने पर बिजली और गैस महंगी कर दी गई, फिर अमन अमान की ख़राब सूरत हाल भी है। और फिर जाहिर सी बात है, जब आपकी किसी भी मुल्क की GDP अगर 7% से कम होती है, यानी तरक्की की रफ्तार, इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार, तो वहाँ पर बेरोज़गारी की शरह में इजाफा होता है, करप्शन की शरह में इजाफा होता है। और बेरोज़गारी अब देख रहे हैं कि मुल्क भर के अंदर बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और गुरबत की शरह भी बढ़ रही है। तो इसी की वजह से अमन अमान की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गई है। मुल्क भर के अंदर हम देख रहे हैं कि मज़दूर बेरोज़गार हो रहे हैं, लोग महंगाई की वजह से शदीद परेशान हैं। और इसी हवाले से कराची के तुजार भी शदीद परेशान हैं और उन्होंने मुतालबा कर दिया है आर्मी चीफ से कि वो मैदान में आएँ और कराची की ख़राब सूरत हाल को कंट्रोल करें। अगर कारोबार नहीं होगा तो हुकूमत को बर वक्त टैक्स अदा नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने एक वीडियो बयान जारी किया है। क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बदकिस्मती से माशी अब कराची एक बार फिर बदतरीन स्ट्रीट क्राइम की जद में है। शहरियों और ताजिरों को कहीं भी अमान नहीं। बैंकों से रुकूम की नकलो अमल मुश्किल तरीन हो गई। माशी और माशरती सरगर्मियों पर डर और खौफ के साए मंडलाने लगे। मार्केटें गैर महफूज और दुकानें खौफ की अलामत बन गईं। जुराइम पेशा अनासिर पूरे शहर में बेखौफ व खतर दंदनाते फिर रहे हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल नाकामी का सामना है। वो बेबस नजर आते हैं। मुजरिम इस कदर दीदा दिलेरी के साथ लूट मार की वारदातें कर रहे हैं कि किसी बेगुनाह शहरी की जान लेने से भी दुरेग नहीं करते। जुराइम की इन वारदातों के नतीजे में कराची के ताजिरों के लिए कारोबार करना दुश्वार हो गया है। मैं हुकूमत सिंध से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि इस हौलनाक सूरत हाल का फौरी नोटिस ले और मुल्क के सबसे अहम तिजारती शहर को इस बदतरीन स्ट्रीट क्राइम के चुंगल से निकाले। इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा सामने आ गया है, जिसकी वजह से हमने देखा कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट की स्टॉक मार्केट माइनस हो गई। बहरीन स्टॉक एक्सचेंज 5.9% माइनस हुआ, UAE स्टॉक एक्सचेंज 2.6% माइनस हुआ, सऊदी अरब स्टॉक एक्सचेंज 0.3% माइनस हुआ और इसी तरीके से कतर स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करूँ तो 1.6% माइनस हुआ। इम्पैक्ट आया है बहुत तेज़ी से नेगेटिव और तमाम मिडिल ईस्ट की स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली गई हैं। और क्या इम्पैक्ट आएगा पूरी दुनिया में इस तनाज़े का, इसी हवाले से ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी मौशी तज्ज़ियाकार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहले हमने देखा कि रूस और यूक्रेन की जंग हुई, तनाज़ा हुआ, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो इकोनॉमिक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया। अब पैलेस्टाइन और इसराइल का मामला सामने आया है, तनाज़ा खड़ा हो गया है, तो आप क्या समझते हैं इसके क्या साथ मुरतब होंगे दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मैशत पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसराइल ने ये कहा है कि ये हमारा 9/11 है। ये बहुत ही मानीखेज़ बात है और चूँकि अमेरिका उनकी मामलत कर रहा है तो अब हमें ये समझना होगा कि उस वक्त इन दोनों के इरादे क्या हैं, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा जो है वो तो आपस में तकसीम है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो खुल के उसने इनकी हिमायत की है, लेकिन सऊदी अरब भी और UAE भी पब्लिक प्रेशर की वजह से खुल के हमास को कंडेम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी कोशिश ये होगी कि जंग जल्द बंद हो जाए। लेकिन इसराइल के जो तेवर मुझे नज़र आ रहे हैं और अमेरिका ने जो उसका रिएक्शन दिया है, उससे ऐसा लगता है कि उनके इरादे ठीक नहीं हैं और वो इन को जंग को तूल देना चाहते हैं ताकि उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुँचा के जो है उनमें उनको तकसीम किया जाए। और इसके जो असर होगा वो पहले फौरी जो नज़र आ गया है वह है तेल की आलमी मंडी। हेलो जी, आवाज़ आ रही है हमें आपकी? जी, तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो है आप देखेंगे कि कीमत बढ़ेंगी और वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। और पाकिस्तान में हुकूमत पर यह दबाव होगा कि वो कोशिश यही है कि वो हम ये तासुर ना दें कि हम इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, हम उसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब है और अमेरिका है, उन्होंने के साथ किरदार अदा किया है। तो हम एक दो खारजा पॉलिसी है और ये ऐसे वक्त हुआ है जब हमने जल्दबाजी में फैसला किया था अफगान महाजिरीन को निकालने का, और उसमें हमने मेरे ख्याल से
फॉरेन ऑफिस ने तफसीली ब्रेकिंग नहीं दी कि जब पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं और हमें इतना अहम फैसला हमारे मुफाद में है क्योंकि वो लोग दहशतगर्दी की वारदातें कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए था कि आलमी बिरादरी को और अमेरिका को इस मामले में एतबार में लेते, जी। क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान में दहशत कह तो रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो, हमने जल्दबाजी में फैसला कर लिया। अब ये एक ऐसा मौका उनको मिल गया है कि वो लोग जो यहाँ दहशत गर्द हैं वो इसकी आड़ में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में करें, तो हमारे लिए की मुश्किल सूरत हाल है। एक तरफ तेल की कीमतों में इजाफा है, दूसरी तरफ जो मजहबी और दीनी जमातें हैं उनका बहुत ज़्यादा खुल के प्रेशर होगा, तो हमें बहुत एहतियात के साथ चलना होगा इसमें। और मुमकिन है कि अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर हमने जो अफगानिस्तान को डेडलाइन दे दी है उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिलैक्सेशन देना हमारे मुफाद में होगा, लेकिन हमें कोशिश यही करनी है कि वो वापस जाएं और अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है उसमें नज़र सानी हो, लेकिन ये धमकियों से और डेडलाइन देने से नहीं बल्कि मुज़ाकरात में और अपनी मुश्किलात बताकर करना होगा, वरना इस जंग की वजह से हमारे लिए दो तरफ से मुश्किलात आएंगी। तेल की कीमतों में यानी आप ये समझते हैं कि इस वक्त हम मुआशी दबाव में भी हैं और अब हम सफारती दबाव में भी आने वाले हैं अगर हमने सही हिकमत अमली मुरतब नहीं की तो। बिलाशुबा, इसलिए कि अभी जो इन्होंने फैसला किया था, जी। ये मुझे मेरा उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमने अफगान माज़ीन को जो डेडलाइन दी है, जी। हमें तालिबान की हुकूमत को भी एक कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि जनाब ये दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, ये तो आप भी तस्लीम करते हैं, तालिबान अफगान हुकूमत भी तस्लीम करती जी। है, अमेरिका भी इस मामले में बज़ाहिर हमारी हिमायत कर रहा है कि जी। पाकिस्तान दहशतगर्दी, तो और अफगान ट्रांजिट ट्रेड, इन मामले में हमें एहतियात से काम लेके तालिबान हुकूमत से भी, अमेरिका से भी और दूसरे आलमी इदारों को कॉन्फिडेंस में लेके चलना चाहिए था। फैसला सही है लेकिन जल्दबाजी में है और इसमें जो थोड़ा सा नरम रवैया भी होना चाहिए था, वो गलती कर बैठे हैं। अब ये मौका है कि एहतियात से चलें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि साउथ एशियन इंडेक्स के अंदर डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान का 7वां नंबर है। हमसे बेहतर तो श्रीलंका रहा है, मुआशी इस्लाहात करके डिफ़ॉल्ट हो गया था 2022 में। इस्लाहात की -7% से -3% जीडीपी हुई और ये कहा जा रहा है कि रवा माली साल के अख्ताम तक श्रीलंका की जीडीपी 1.7% रहेगी और पाकिस्तान की भी 1.7% रहेगी। पाकिस्तान की जीडीपी 6.1% से डिक्रीज़ हो गई और इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना टारगेट अचीव कर लें जो कि हम नहीं कर पाएंगे 3.5% का। क्या कहते हैं इस हवाले से, ऐसी कौन सी मौसी इस्लाह श्रीलंका ने की जो हम नहीं कर पा रहे और अगर हम कर लें तो हम बेहतर हो जाएं? ये बात दरअसल ये कि हमारी जो मीशत है वो अशराफिया की मीशत है। जी। अगर मेरे मुल्क की जो इम्पोर्ट्स हैं दरामदात, जी। वो एक्सपोर्ट से दुगनी या उससे ज़्यादा रहती हैं, आपके बिल में कानूनी ज़राए से लोग मार्केट से डॉलर खरीद के बाहर पैसा भेजते रहते हैं और स्टेट बैंक भला खामोश तमाशाई रहता है। ऐसी रेमिटेंसेज आती हैं जो सही मानों में रेमिटेंसेज नहीं है, 111(4) के तहत आती हैं, कोई सवाल नहीं पूछ सकता सिवाय स्टेट बैंक के, ये भी जारी रहती है। तालीम और सेहत की मद में हम जो अपने जनूब एशिया के दूसरे ममालिक, अफ्रीका के ममालिक हैं, उनसे कम मुख्तस कर रहे हैं। तरक्याती अखराजात में हम कटौती कर रहे हैं। कर्ज़ों पर सूद जो हम दे रहे हैं वो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा दे रहे हैं। टैक्स जीटीपी रेशो हमारा दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कम है। हमारे पब्लिक सेक्टर के लॉसेस ज़्यादा हैं। तो सिवाय प्रोपेगेंडा के मुझे ये बताइए कि हमारी बेहतरी हुई कहाँ है? कोई एक चीज़ बचतों की शरह में हुई है, बैरूनी सरमाकारी में भी नहीं हुई, बचतों में भी नहीं हुई, टैक्सों की वसूली में भी नहीं हुई। अफरात ज़र हमसे 4 गुना, जो जनूब एशिया का अफरात ज़र का औसत है हमारा उस 4 गुना है। जो हमारी रेमिटेंसेज हैं वो उनके मुकाबले में 3 गुना है। भारत बांग्लादेश भारत के मुकाबले में, हमारी एक्सपोर्ट भारत के मुकाबले में 1/3 है। तो ये सारा खेल जो हो रहा है, तो किसी वक्त तो संजीदगी से बैठ के हमें ये सोचना होगा कि क्या इतनी तबाही बर्बादी के बावजूद रुपए की कदर बेतहाशा गिरी? हम ये समझते हैं कि क्रैक डाउन थोड़ा बहुत कर लिया और उनको अंडरग्राउंड भेज दिया और हालात ठीक हो जाएंगे, तो नहीं होते हैं। हमें ये बात माननी पड़ेगी कि मेरे मुल्क में पोटेंशियलिटी है, अल्लाह ताला ने मुझे वसाइल दिए हैं, हमारे इंसानी वसाइल भी हैं, मादी वसाइल भी हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद कोई एक चीज़ मुझे बेहतर डायरेक्शन में जाती बदकिस्मती से नहीं आई सिवाय नारेबाजी के। तो अब ये नहीं चलेगा। अमेरिका का रवैया मनफी हमारे साथ है, हमारे गिर्द IMF घेरा तंग कर रहा है, आलमी बैंक घेरा तंग कर रहा है, FATF घेरा तंग कर रहा है। हमारे मुल्क में बाहर से दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं। हमारे मुल्क में जो हम लोग इक़्तिसादी दहशतगर्दी हुकूमत कर रही है और ये हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उसके साथ साथ दिलो दिमाग जीतने का हमने नहीं किया। मुल्क में इत्तफाक़ राय नहीं है, इसमें दीनी जमातें उसके खिलाफ हैं। तो इन तमाम चीज़ों को बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए, सलामती कौंसिल को चाहिए, तमाम पार्टीज़ को बुलाएं, बैठें। इस वक्त एक
एक कोई अक़ल कुल नहीं है कि आप ताकत का इस्तेमाल करके ठीक कर लें। मुझे खौफ है कि सब कुछ होने के बावजूद हम गलतियां कर रहे हैं और गलतियां करते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारी जो टैक्स कलेक्शन है पाकिस्तान की, वो ईरान और बांग्लादेश से तो बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद भी मजीद टैक्सेस का बोझ लादने की तैयारी कर रही है निगरां हुकूमत, और सुना है कि मिनी बिल पेश कर सकती है IMF की ईमा पर। तो अब मजीद टैक्सेस अगर कॉर्पोरेट सेक्टर पे डालें और हुकूमत अपने शाना अखराजात कम ना करे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है तकरीबन $17.5 बिलियन सालाना हुकूमती अखराजात की मद में खर्च होते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा मामला? देखिए, नतीजा तो आपने सही किया, लेकिन हम किस लिहाज से बेहतर है ज़रा सा देख लें। हाँ, एक तो होती है टैक्स GDP रेशियो, जी। एक ये होती है कि आपने जो डायरेक्ट टैक्सेस है, यानी इनकम टैक्स, यानी जिसकी जितनी आमदनी ज़्यादा उससे लें, उसके मुकाबले में पाकिस्तान वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड है। मैं आपको बिल्कुल। पूरी हमने तो GST 18% कर दिया, हमने ये टैक्स लगा दिए तो, और हर चीज़ों पे ये करके अगर आपने बढ़ा लिया तो इसको नहीं कहा जाता है बेहतर है। बेहतर ये थी कि आपका टैक्स और GDP रेशियो क्या है, आपका इनकम टैक्स की वसूली क्या है, आप कितना ट्रांसपोर्ट टैक्स दे रहे हैं, ताज़ीर टैक्स दे रहे हैं, ज़राअत ज़री शोहरा टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। जवाब है नहीं। जी। आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे लगा दिया बोझ और उन्होंने अवाम को मुंतकिल कर दिया। पेट्रोलियम लेवी आपने लगा दिया, उन्होंने अवाम को मुंतकिल कर दिया। आप तो अवाम को निचोड़ रहे हैं। हमारा टैक्सों का निज़ाम गैर मुनसिफाना है। हमारा टैक्स GDP रेशियो बहुत कम है, और ये भी तो आप देखें कि हमारा टैक्स GDP रेशियो जो आपकी जो टैक्सों की वसूली जो है, जी। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ और आपके इल्म में है, कोई नई बात नहीं कर रहा। जी। इसमें सूबों को हिस्सा देने के बाद जो पैसा बचता है, अगर आप उससे सूद भी अदा नहीं कर सकते तो फिर मुल्क तो कर्जों पर चला। मगर अवाम जो 24 हमारी करोड़ तो अवाम स्टार्टिंग लेके ही माइनस से होती है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, मुझसे जो आपने टैक्स लिया तो मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, आपने तो कर्जे अदा किए और सूद अदा किया। जो कर्जे थे वो मुझे तो फायदा नहीं पहुंचा, उससे तो फायदा किसी और ने उठाया। तो उनका वो ये होगा, मैं जो पैसा दे रहा हूँ कर्जों में, आपको टैक्स दे रहा हूँ, मुझे क्या मिला? ये इतना बड़ा सवाल है कि ये सालमियत के लिए खतरा है, इसलिए मैं अपने निज़ाम को बेहतर नहीं समझता। अच्छा डॉक्टर साहब, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये कहा गया है, IMF की रिपोर्ट भी ये है कि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करे। मजीद क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहा है? 22% तो वैसे ही इस खत्ते में सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान का, फिर कायबो रेट इसमें ऐड ऑन हो जाता है, तो इंडस्ट्रीज़ का तो सर्वाइवल नामुमकिन हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, दो चीज़ें हैं, 22% हमारा है जी। और इंटरेस्ट रेट हमारा नेगेटिव है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। इसलिए कि अगर मिसाल के तौर पर ये 34 है तो हमारा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ भी तो आप देखें कि जो 10 करोड़ आवाम हैं गरीब, जी। और दूसरे जो करोड़ों लोग हैं, उनकी आमदनी तो नहीं बढ़ी। जब कुछ खाने पीने की चीजें, अखराजात पेट्रोल, दुगने दूसरी हो गए, आमदनी वहीं की वहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो आप सिर्फ इंडस्ट्रीज का क्यों सोच रहे हैं? आप ये सोचिए, एक तरफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो compete नहीं कर सकती ये कहें, और दूसरी तरफ आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि मसले का हल ना कम करना है ना बढ़ाना है। मसले का हल ये है कि आप अपना टैक्सों का निज़ाम, बचतों का निज़ाम, दूसरा आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया शाहाना अखराजात, उस तरफ पहले तेज़ी से तवज्जो करें। वहाँ बहुत ज़बरदस्त गुंजाइश है। अगर मैं आपको बताऊं तो 3000 अरब रुपया तो हुकूमत खुद कह चुकी है पार्लियामेंट में कि जी हमारी टैक्स की चोरी हो रही है। बिल्कुल और ऐसे ही। जो चोरी के असासे हैं, जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि कानून ये बना था जब एमनेस्टी आई थी, उनके असासे जब्त कर लिए जाएंगे, उनकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। तो जब आपको 41 लाख आदमी की चोरों की फहरिस्त पता है तो उनसे 1100 अरब ले लें, चोरी रोकें, उससे फिर आप आवाम को भी फ़ायदा पहुँचाएँ और सनतकारों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ, तो फिर इंडस्ट्री नीचे जाएगी। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए IMF आपको तो इजाज़त नहीं देगा कि आप कम करें, और दूसरी तरफ पब्लिक मारे जाएगी। तो अब वक्त आ गया है कि हमारा काम जो है वो इस्लाहात करने का है। सिर्फ IMF की शराइत रोक के गुजारा करना ये मसले का हल नहीं है। ये अब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत तबाही बर्बादी आ चुकी है। आप ज़रूर कह रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हम नीचे चले गए, पीछे चले गए, ग्रोथ रेट में कम और अफरात ज़र में ज़्यादा, कर्जे जो है बेताशा, और जो है बिजली के नर्ख आप देखिए बहुत ज़्यादा हैं। हमारे भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में एप्टेमा वाले शोर कर रहे हैं, मगर जी 24 बिल्कुल। करोड़ आवाम कर रहे हैं। तो सबका सोच के असली ईमानदाराना पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अशराफिया को कुचलना पड़ेगा, वरना मेरे ख्याल से मुश्किल है। डॉक्टर साहब, अगर हम अशराफिया को कुचल देंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा? क्योंकि इस मुल्क को तो यरगमाल बनाया हुआ है हमारे मुल्क की अशराफिया ने और आलमी अशराफिया ने। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, नामुमकिन हो जाएगा बल्कि।
देखिए जिस वक्त मुशर्रफ ने तो फौज की ताकत लगा के तय किया था इफ्तिखार चौधरी को निकाल दें, जब देखिए मुल्क तो सबको अजीज है, कोई भी हो बेशक, सबको मुल्क अजीज है। जब ये बिल्कुल, पता चल गया अवाम मैदान में आ गए हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो कुव्वतें पीछे अशराफिया से मेरा मतलब माफिया है, आप समझते हैं, जखीर अंदोज हैं, चोर हैं, स्मगलर्स हैं, टैक्स चोरी करने वाले हैं, ये सब माफिया है। अब अगर आप इफ्तिखार चौधरी को वापस ला सकते थे मुशर्रफ के फैसले के खिलाफ, जी, तो पाकिस्तान की मुफाद में 24 करोड़ के मुफाद में बिल्कुल, हम ये सब भी कर सकते हैं। आवाम को तरीके से निकलना पड़ेगा, सड़कों पे आके हम मुर्दा सड़कों पे पत्थरबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपके चैनल पे आए, मुजाहरा करें, हुकूमत के ये आप ये फैसले करें, आप उनका इंटरव्यू लें, टीवी पर दिखाएं। बिल्कुल, हुकूमत को पता चलना चाहिए, इदारों को पता चलना चाहिए कि अवाम अब ये कहते हैं ये धांधली नहीं चलेगी। पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की सालमियत की खातिर, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की खातिर, वरना IMF, अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, FATF और भारत ये मिलके हमें बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। हमें पाकिस्तान अजीज है, हम पाकिस्तान का मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमारे ज़बान से इस्तेमाल करना पड़े, चाहे अवाम से दरख्वास्त करनी पड़े, चाहे आपको अवाम से दरख्वास्त करनी पड़े, उनको टीवी पर उनके बातें सुनाइए और ये बताइए कि मैंने अभी आपको गिनवाया कि किस चीज़ में आपको बेहतर, ना टैक्सों में, ना बचत में, न कर्जों में, न जो है तालीम में, न ना सेहत में, तरसीलात न ज़र में, ना हंगर में। एक्सपोर्ट में, ना टेक्सटाइल में, कहीं पे भी हमारे फिगर्स अच्छे नहीं हैं। एग्जैक्टली। और करेंसी सर्कुलेशन देख ले, बेतहाशा बढ़ गई है, बेतहाशा बढ़, कोई 3,000 अरब रुपए बढ़ गए 3 साल में करेंसी बिल्कुल, सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि चोरी का पैसा है। तो ये नहीं, हम ये चाहते हैं मुनसिफाना निज़ाम, मुनसिफाना निज़ाम, मुल्क का भी फायदा हो, सनतकारों का भी फायदा हो, अवाम का भी फायदा हो, तालीम का भी फायदा हो, सेहत का भी फायदा हो और लोगों के घरों में खुशहाली आए, पाकिस्तान तरक्की करे। उसके लिए जो अल्लाह ने बहुत बताया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मीनिंगफुल पॉइंट्स आपने डिस्कस किया आज, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुनसफाना निज़ाम अगर राइज होगा मुल्क में और अशराफिया को कुचला जाएगा तो हम लोग अपनी लाइन ब्लॉक कर सकते हैं। IMF, FATF, वर्ल्ड बैंक या इंडिया, ये तमाम ममालिक और तमाम इदारे पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है। जो शराइत आयद की जाती हैं वो ना बिज़नेस फ्रेंडली है, ना पब्लिक फ्रेंडली है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त हमें अपनी लाइन ब्लॉक करने के लिए निज़ाम को बदलना होगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं एहसन मेहनती, स्टॉक एक्सपर्ट हैं, आरिफ हबीब ग्रुप से इनका ताल्लुक है। एहसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बता दें कि पैलेस्टाइन और इसराइल का जो ये वाक़या हुआ है तनाज़े का, इसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली गई, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो मनफी जोन में दाखिल हो गई। लेकिन हमारे मुल्क की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड हुई, बंद हुई। क्या वजूहत हैं? हम क्या दुनिया से मुख्तलिफ सिमत में जा रहे हैं जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज पर असरात मुरतब नहीं हुए? देखिए, एक तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर हम बैक करें मार्केट, वेस्ट मार्केट अगर हम देखें या एशियन मार्केट देखें तो मेजॉरिटी मार्केट्स के अंदर प्रेशर जो है वो देखा गया जी, है और काफ़ी हद तक देखा गया है। अब आई बिलीव पाकिस्तान मार्केट के अंदर भी जो है वो इनिशियल रिएक्शन यही था, मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, एटलीस्ट 200 से 250 पॉइंट नेगेटिव भी थी और फिर उसके बाद मुस्बत मार्केट के अंदर क्लोज आया है। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इस वक्त मौजूद है। हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर कुछ वर्ल्ड बैंक से लेकर भी और फिर कुछ हद तक जो है रिफॉर्म्स देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए डॉलर जो है काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ है। 15% तक डॉलर गिरा है ओपन मार्केट के अंदर। और आई थिंक कि एक दो रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर जो ऑयल प्राइसेस के अंदर कमी आती है। तो इस वजह से मार्केट में एक मुस्बत जो है मोमेंटम मौजूद था। अब जब अर्निंग सीजन मार्केट के अंदर है तो उसमें हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर की इतनी ज़्यादा आवक नहीं है पाकिस्तान मार्केट से, तो आप डिविडेंड लेकर ही नहीं जा सकते। जी, तो आई बिल्कुल, थिंक कि फॉरेन का रोल जो है पाकिस्तान मार्केट में उस वक्त खत्म हो गया था जब हमने उनके डिविडेंड्स रोक दिए थे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती भी नहीं है और शायद जाती भी नहीं। तो आई थिंक दिस वन ऑफ द रीजन कि हम एक इंडिपेंडेंट मार्केट चल रहे हैं और दुनिया से बिल्कुल ही अलग थलग चल रहे हैं और मार्केट के अंदर इस वक्त मुस्बत डायरेक्शन है और आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगा। और कुछ हद तक ये भी स्पेकुलेशन है कि ये जो ओवरऑल मिडल ईस्ट जो क्राइसिस है उसका अच्छा एहसन साहब, हम ये खुश हो रहे थे कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस डिक्रीज़ हो रही थी। लेकिन इस तनाज़े के बाद जो पैलेस्टाइन और इसराइल का हुआ है, इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
तो अब हमारी तो उम्मीदें दम टूट गई हैं। क्या समझते हैं कि अगर ऐसे इजाफा होगा तो इस वक्त क्या चैलेंजेस होंगे और मुस्तकबिल में पेट्रोलियम प्राइसेस को हम क्या कहाँ देखेंगे आप? देखिए, पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर काफ़ी हद तक कमी आई थी। 15 से 20% की जो है वो कमी देखी गई थी पिछले कुछ शॉर्ट स्पैन ऑफ 25 या 30 डेज़ के अंदर। यानी कि 1 महीने के अंदर जो है 20% तेल की कमी जो है वो देखी गई थी और कुछ हद तक ये भी तवक्कुआत थी कि ये ऑयल जो है $70 की तरफ जो है वो आ जाएगा। जी। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो वॉर लाइक सिचुएशन देखा गया, ज़ाहिर है उसका हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखना था कि ज़ाहिर है हमारी ऑयल रुपये का भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी ऑयल प्राइसेस, तो अब तवक्कुआत थी कि 15 से 20% जो है वो ऑयल प्राइसेस की कमी मुतवक्किल थी कि वो लोकल पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर होती है। लेकिन अब इस वक़्त चूँकि 5% तक जो है वो ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो वो जो 15% हम कमी देख रहे थे वो अब 10% कमी के इम्कान हैं कि जो हमारी ऑयल प्राइसेस के अंदर लोकल ऑयल प्राइसेस के अंदर देखा जाएगा। बट ज़ाहिर है हमें सिचुएशन को देखना है, बिकॉज़ ये एज़ डेज़ पास ऑन ये ऑयल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और हो सकता है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो उसी लेवल पर चली जाएँ जो हमने करेक्शन जो देखी थी। तो आई थिंक ये अनफॉर्चुनेटली हमें फिर उसके बाद जो है वो बेनिफिट्स नज़र नहीं आए जो रुपये के स्ट्रॉन्ग होने के बाद हमें मिले थे। बट मुस्बत बात ये है कि चूँकि कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, अगर रुपये वीक होता तो ये बढ़ी नहीं है और हमें नज़र आएगा कि ये मुस्तहकम जो है वो ऑयल प्राइसेस रहेंगी, चूँकि इस वक़्त कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अच्छा, ये क्या सराहिया की जा रही है कि सऊदी प्रिंस अब पाकिस्तान आएंगे और रवा माह के तीसरे हफ्ते उनकी आमद मुतवक्के है। अब ये मामला आ गया है पैलेस्टाइन और इसराइल का, तो आप समझते हैं कि एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है, दबाव भी होगा, उनकी आमद डिले भी हो सकती है, और अगर उनकी आमद डिले होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आएगा और हमारे इकनॉमिक साइकिल पर आएगा? देखिए, आई थिंक कि इस वक़्त तो मुस्बत हालात हैं सारे, और आई थिंक कि यू आर राइट कि अगर मिडल ईस्ट क्राइसिस आते हैं तो ये SIFC जो है किस तरह से इसका जो है वो इसका इम्कान होगा कि ऐसे सीपेक प्रोजेक्ट्स की भी कंटिन्यूएशन जो है उस पे मुतासिर होगी, और ज़ाहिर है SIFC जो है जिसकी बेसिस पर ये ऑयल रिफाइनरीज़ की जो आने वाले एग्रीमेंट्स वगैरह जो है साइन होने, जी। इसमें कोई $10 बिलियन तक एक्सपेक्टेड था कि ऑयल रिफाइनरी की मद के अंदर कमिटमेंट होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन जो है हो सकता है कि वो आवक को भी मुतासिर करे जो कि सऊदी फ्रेंच की थी, और हो सकता है SIF की जो डेवलपमेंट है उसको भी, जो उन इनिशिएटिव्स को भी जो है वो इम्पैक्ट करें। लेकिन इस वक्त कबल वक्त है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान मार्केट खुद मुख्तार है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पिटी मार्केट, ओवरसोल्ड मार्केट। अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोकल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस अपनी बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट आने वाले वक्तों के अंदर कम इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मुस्बत इन्वेस्टमेंट आने की तवक्कुआत हैं। तो आई थिंक कि इसका इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा। ग्लोबल जो इस वक्त सिनेरियो है उसमें तमाम मिड मार्केट्स, यूएस मार्केट, यूके की मार्केट, यूरोपियन मार्केट, सब में प्रेशर इस वक्त मौजूद है। आने वाले वक्त काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने देखा है कि इस वक्त एटलीस्ट केयर टेकर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स अच्छे लिए हैं, प्राइवेटाइजेशन के भी। इसके अलावा उनके अच्छे जो है वो ग्रोथ प्लान्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए मुस्बत बात ये है कि इस वक्त हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, और हमें सपोर्ट बिल्कुल IMF का आने वाले वक्तों में $700 से $800 मिलियन की जो है वो वहाँ से सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट मज़ीद ज़्यादा मिलेगा। तो इस हद तक तो हम जो है वो पाकिस्तान की कंट्रोल में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मार्केट जो है इस वक्त मुस्बत डायरेक्शन। मगर एहसन साहब, हमने अपना डेफिसिट पूरा करने के लिए मिनी बिल लाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। IMF की ईमा पर निगरान हुकूमत एक प्लान मुरतब कर रही है मज़ीद टैक्सेस लगाने का, ताकि डेफिसिट जो है उसको पूरा किया जा सके। अगर मिनी बिल आ जाता है और मज़ीद टैक्सेस लाद दिए जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर पर, तो आप क्या समझते हैं हमारा इकनॉमिक रेट कहाँ रहेगा, हमारा साइकिल कहाँ रहेगा? देखिए, बिल्कुल हमारी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट्स हैं हालिया मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 5 से 7% तक इन्फ्लेशन जो है एक्सपेक्ट की जा रही है 2024 में, क्योंकि वो हाई बेस इफेक्ट आ जाता है, और ज़ाहिर उससे अपैरेंटली कम होगी, और ऑयल प्राइसेस भी इंटरनेशनली कम हो रही थी। हमने देखा कि दोबारा बढ़ना, तो उस हद तक तो हमें नज़र आता है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है एटलीस्ट दे आर एबल टू कंट्रोल द इकोनॉमिक सिचुएशन, और वो जो है IMF प्रोग्राम के साथ उस रिस्क को भी साथ लेकर चल रही हो इस माह के कुछ आखिरी हफ्तों के अंदर जो है ये क्या IMF के, और जिसकी तवक्कुआत है कि शायद उस पे इम्पैक्ट पड़े इस प्राइस का। तो आई थिंक कि यू आर राइट कि उस हद तक हमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के लेकर, लेकिन उसके साथ हमने देखा है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है एटलीस्ट जी। 42% से ज़्यादा जो है कमी ईयर ऑन ईयर हुई है, और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि एक्सपोर्ट के नंबर्स भी आने वाले वक्तों में बढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत हद तक जो है रुपये को भी कंट्रोल किया गया है, स्मगलिंग को कंट्रोल किया गया है।
जिससे इम्पोर्ट के नंबर भी जो है वो आने वाले वक्तों के अंदर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चैलेंज बिल्कुल मौजूद है, बट एट द सेम टाइम हमारी जो हुकूमत है वो काफ़ी हद तक मुस्बत डिसीजंस ले रही है। अच्छा, आखिर में ये बताते हैं एहसन साहब के स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में, लेकिन अब ये दबाव आ रहा है IMF की तरफ से कि नज़रसानी की जाए और इन्फ्लेशन के फिगर जो है वो ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। सरकारी आदाद-ओ-शुमार कुछ हैं और ग्राउंड रियलिटी पर कुछ हैं। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो क्या आप समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ेगा? क्योंकि वैसे इस वक्त रीजन में पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है और काइबो रेट अगर इसमें एड ऑन हो जाता है तो इंडस्ट्रीज़ का सर्वाइवल मुश्किल है और फिर एक आम आदमी की ज़िंदगी पर इसके बड़े खतरनाक असर मुरतब हो रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट को, दीगर बिजनेस सेक्टर्स को आप कहाँ देखेंगे फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है? देखिए, ये इन्फ्लेशन तो अब दुनिया का मसला है। हम देख रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी पर प्रॉब्लम है, पाकिस्तान इकोनॉमी के अंदर ये चैलेंज मौजूद है। बट हमने देखा है ज़्यादातर इन्फ्लेशन को इम्पोर्टेड है। जो हमने देखा कि रुपये के अंदर 15% से ज़्यादा जो है वो तेज़ी, यानी कि रिकवरी देखी अगेंस्ट डॉलर। मुझे ये लगता है कि अपैरेंटली जो 30% जो है वो इन्फ्लेशन लास्ट रिकॉर्ड भी है, ये तकरीबन 30 से 15% तो हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टेट बैंक की स्टेटमेंट देखें 2024 तक, वो एक्सपेक्ट करें 5 से 7% हो जाएगी, जो कि एक मुस्बत खबर है। और आई थिंक कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो हमें नज़र आता है कि ये चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। वक़्त के साथ ये हाई बेस की इफ़ेक्ट की वजह से जो है ये हमें ये चैलेंजेस जो हैं ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा रोकथाम भी काफ़ी ज़्यादा अफ़गान बॉर्डर पे जो है की जा मतलब रही है। आप ये कोशिश समझते कर हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर्स कंट्रोल हो जाएंगे और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, आप ये समझते हैं? देखिए, अपैरेंटली यही नज़र आ रहा है और यही जो है वो गवर्नमेंट की किताबों में या स्टेट बैंक की पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर इसी तरह से लिखा हुआ है कि कंट्रोल हो जाएगी और 2024 के अंदर ये 5 से 7% हमें नज़र आएगी। और उसका मेजर रीज़न यही है कि हमने जो है काफ़ी हद तक रुपये को स्ट्रॉन्ग किया अगेंस्ट डॉलर और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो अपैरेंटली कम होते हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपका। अगर हम महंगाई के एदाद-ओ-शुमार को कंट्रोल कर लें तो यकीनन हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज भी रह सकता है और कम भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिजनेस, ट्रेड सर्कल बेहतर होता है और इससे हम अपने फिगर्स अचीव करने में कामयाब रहते हैं, ख्वाह वो एक्सपोर्ट के हों, ख्वाह वो रेमिटेंसेस के हों या ख्वाह वो आपके ट्रेड डेफिसिट के एदाद-ओ-शुमार हो। अगर वो कम होंगे तो जाहिर सी बात है करंट अकाउंट डेफिसिट पर मुस्बत असर मुरतब होंगे। जाहिर सी बात है अगर हुकूमत बेहतर मौशी पॉलिसी मुरतब करेगी तो यकीनन इसके फ़वाइद हमें जंगी बुनियादों पर और फौरी तौर पर मुंतकिल होंगे और इससे हमारा रुपी अप्रिशिएट होगा। और आइंदा आने वाले दिनों में बिज़नेस कम्युनिटी को तवक्कुआत हैं कि निगरान हुकूमत जो इस्लाहत कर रही है इससे फ़वाइद हासिल होंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।